1993 एक ऐसा टाइम था जब दोनों कंट्रीज इजराइल और पैलेस्टीन बहुत ज़्यादा क्लोज थी एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का। लेकिन आखिर में एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या कि ये जो सारे पीसफुल सॉल्यूशंस की बात थी ये एकदम खराब हो गई एंड सिचुएशन जो था वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में वो एकदम खराब हो गए। हमें आज की प्रेजेंट की सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हिस्टोरिकल चीजों को समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है हिस्ट्री इजराइल और पैलेस्टीन की एंड इसके अलावा कैसे जन्म हुआ इजराइल का और कैसे जन्म हुआ इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट का। ये तो हम सबको पता है कि कितने बुरी तरीके से हिटलर ने ज्यूज लोगों को मारा था। लेकिन ये जो अत्याचार ज्यूज लोगों पे हो रहे थे ये अभी सिर्फ हिटलर के टाइम पे ही नहीं हो रहे थे। ज्यूज लोगों का जो अत्याचार की जो हिस्ट्री रही है वो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी की हिस्ट्री रही है। ज्यूज लोगों पे शुरू से ही अत्याचार होता हुआ आ रहा है एंड इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। ऐसा माना जाता था कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है वो एक जूइश फैमिली में हुआ था। कुछ जो ज्यूस लोग थे वो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे एंड ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो क्रिश्चियंस में हमेशा से बनी रही, काफी टाइम तक बनी रही। और जब क्रूसेड्स हुए वर्ल्ड में तो उस टाइम पे भी क्रिश्चियंस ने ज्यूज लोगों को काफी बुरी तरीके से काफी लार्ज नंबर में मारा। इन सब के अलावा ज्यूज जो लोग थे उनके खिलाफ काफी सारे र्यूमर्स भी फैलते थे कि कैसे ये क्रिश्चियन बच्चों का खून पी जाते हैं, कैसे ये क्रिश्चियन बच्चों को अपने रिलीजियस चीजों में यूज करते हैं। और इन सारी चीजों को लेकर जो आपसी जो नफरत था वो काफी ज्यादा फैल चुका था। जितना ज्यादा ज्यूज लोगों को हेट मिला है पूरे वर्ल्ड में उतना शायद ही किसी और रिलीजन के लोगों को सहना पड़ा होगा। 1800 के बाद ये जो ज्यूज लोगों को लेकर नफरत थी ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं थी। इसके बाद ज्यूज लोगों को एक अलग एथनिसिटी के तौर पे भी देखा जाने लगा था। लेट 1800s तक आते आते जो ज्यूज लोग थे उनको लगने लगा कि कोई भी दुनिया में ऐसी एक सिंगल कंट्री नहीं है जो ज्यूज लोगों को एक्सेप्ट करेगी। तो इन लोगों ने सोचा, पूरे वर्ल्ड के ज्यूज लोगों ने, कि इनको अगर सेफ रहना है और अगर पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना है तो इनको एक खुद की कंट्री बनानी पड़ेगी। इन्हीं रीजंस की वजह से सबसे ज्यादा जो लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली ज्यूज लोगों की वो हुई 1881 में। एंड ये जितने भी ज्यूज लोग थे ये सारे के सारे पैलेस्टीन एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं। पैलेस्टीन के एरिया में ही ज्यूज लोगों ने अपना परमानेंट सेटलमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया एंड वहीं रहने लगे। पैलेस्टीन को चुनने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे एंड सबसे जो मेन रीजन था वो ये था कि जो पैलेस्टीन का जो एरिया था वो ज्यूज लोगों के लिए काफी ज्यादा होली माना जाता था। जेरूसलम जो एरिया है वो ज्यूज लोगों के लिए काफी ज्यादा सबसे ज्यादा होली प्लेस है। ये चीज याद रखना कि अभी इस टाइम पे ना ही कोई इजराइल है, ना ही कोई गाजा है और ना ही कोई वेस्ट बैंक है। ये जो पूरा पैलेस्टीन का एरिया था ये पूरा का पूरा जो है ये ओटोमन एम्पायर के अंडर था। एंड ओटोमन एम्पायर में मेनली 3 कैटेगरी के लोग रहते थे, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज लोग। एंड ये जो तीनों कम्युनिटी थी आपस में काफी ज्यादा प्यार से रहती थी, काफी ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी थी। एंड इसके पीछे काफी रीजंस थे कि पहली बात तो कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी ही नहीं कि किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा हो इन सारी कम्युनिटीज में आपस में। 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 जो होता है वो शुरू होता है एंड अरब्स, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे ये सब के सब ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्टली एक गेम खेलते हैं। ये जो होते हैं ये अरब रेवोल्यूशनरीज को कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, और जैसे ही ओटोमन एम्पायर जो है वो हार जाएगा हम तुमको एक अलग से पूरा जो पैलेस्टीन का जो एरिया है हम अरब रेवोल्यूशनरीज को दे देंगे। अब यहाँ पे जो अरब रेवोल्यूशनरीज थे वो एक यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि सीरिया से लेके येमेन तक पूरा का पूरा अरब कंट्री बन जाए। ब्रिटिशर्स जो है वो सेम चीज का वादा जो है वो ज्यूज लोगों के साथ करते हैं कि अगर हम वॉर जीत जाते हैं हम तुमको एक अलग ज्यूज देश बनाने का मौका देंगे, हम पैलेस्टीन के आसपास ही तुम्हारा एक अलग से कंट्री बनवा देंगे। इसको करने के पीछे ब्रिटिशर्स का ये रीजन था कि वो अमेरिकन जो ज्यूज लोग थे उनको अपीज करना चाहते थे ताकि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सके ब्रिटिशर्स। लेकिन रियलिटी में ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली में जो ट्रीटी साइन की हुई थी वो फ्रेंच के साथ की हुई थी, फ्रांस के साथ की हुई थी।
जैसे ही ओटोमन एम्पायर जो है वो वर्ल्ड वॉर वन में हारता है, तो जो मिडल ईस्ट का एरिया है वो ब्रिटिशर्स और फ्रांस, मतलब जो ब्रिटिश और फ्रेंच है, ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। और जो पैलेस्टीन का एरिया था, ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो 1918 से लेकर 1948 तक ब्रिटिशर्स जो है वो पूरे पैलेस्टीन के एरिया में रूल करते हैं। मीनवाइल इसी टाइम जर्मनी में क्या होता है कि जो हिटलर होता है उसको पॉलिटिकल पावर्स मिल चुकी होती हैं, और जो हिटलर होता है वो जर्मनी में जो ज्यूज लोग रह रहे होते हैं उनको मिलियंस की संख्या में उनको मारता है। जर्मनी में ज्यूज लोगों के खिलाफ जो होता है वो बहुत बड़ा जेनोसाइड होता है, एंड पूरे यूरोप में जितने भी ज्यूज लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाकर बसना शुरू करते हैं। बहुत सारे जो ज्यूज लोग होते हैं वो अमेरिका में एज रिफ्यूजी बन के चले जाते हैं, एंड और जो बहुत सारे ज्यूज लोग होते हैं वो यूरोप से भागकर पैलेस्टीन के एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पे पहले तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो ज्यूज लोगों को आने देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स जो है ज्यूज लोगों को पैलेस्टीन में एंटर करने से रोक देता है। एक इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाता है पूरे पैलेस्टीन में। इसी टाइम पे 1940s के टाइम पे पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी शुरुआत होती है, और पैलेस्टीन के जो लोग होते हैं वो अपनी एक सेपरेट कंट्री डिमांड करने लगते हैं। अब 1948 में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जब जाते हैं तो वो ज्यूस लोगों को बोल के जाते हैं कि तुम अपनी कोई जूइश कंट्री बना लो, और पैलेस्टीन के लोगों को बोलकर जाते हैं कि तुम अपनी पैलेस्टीन देश बना लो। और ये जो देश बनाने की बात थी जूइश लोगों के लिए और पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, ये जो जिम्मेदारी दी जाती है ये दी जाती है यूनाइटेड नेशंस को, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो पैलेस्टीन को छोड़ के चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक पार्टीशन प्लान बनाता है कि कितना एरिया जूइश लोगों को मिलेगा और कितना एरिया या कितना लैंड जो है वो पैलेस्टीनियन लोगों को मिलेगा। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का ये जो पार्टीशन प्लान था ये रिलीज होता है। यूनाइटेड नेशंस अपने प्लान में 57% जो एरिया होता है वो जूइश लोगों के लिए रखता है, एंड 45% जो एरिया था वो रखता है पैलेस्टीनियन लोगों के लिए। जेरूसलम जो ये होली प्लेस था मेनली 3 कम्युनिटीज के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए एंड ज्यूज लोगों के लिए, इस पे जो होता है वो यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करता है कि वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। जो ज्यूज लोग थे वो इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं एंड अपना एक नया देश बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ये लोग इजराइल। अब जो ये इजराइल है ये एग्जिस्टेंस में आता है 1948 में। जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, मतलब कि इजराइल की जो भी नेबरिंग अरब कंट्रीज थी, वो इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता है कि ये जो प्लान है ये ब्रिटिशर्स का ही अपना तरीका है कोलोनाइजेशन को मेंटेन करके रखने का। तो वो जो होते हैं ये जो अरब कंट्रीज थी सारी मिलके इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देती हैं। ये जो आपस में मतलब जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, अरब कंट्रीज थी, वो कह रही थी कि हम ज्यूज लोगों को थोड़ा सा भी लैंड नहीं देंगे, एंड यहाँ से शुरू होती है अरब इजराइल वॉर, जो कि 1948 में फर्स्ट वॉर होती है अरब और इजराइल की। ये जो वॉर हुई ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और बहुत ज्यादा हिस्टोरिक वॉर थी। रीजन इसके पीछे ये था कि 5 से ज्यादा कंट्रीज जो थी वो न्यूली बने छोटे से इजराइल के खिलाफ लड़ रही थी। ज्यूज लोग जो इजराइल में रह रहे थे उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि पूरे वर्ल्ड ने इनको कैसे ट्रीट किया है, कितना ज्यादा इन पे अत्याचार हुआ है। तो इनके दिमाग में ये होता है कि अगर हम आज अपनी सेफ्टी के लिए नहीं लड़े तो हमें जिंदगी भर हम कभी सेफ नहीं रह पाएंगे। इनके माइंड में ये होता है कि अगर हम आज अपने जिंदा रहने के लिए जंग हम नहीं लड़े तो हम इन फ्यूचर भी कभी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये जो इजराइल बना ये अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं। एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये जो पहला अरब इजराइल वॉर था इसको इजराइल जो अभी अभी बना है ये जीत जाता है, और ये जितने भी अरब देश थे जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे ये सब के सब हार जाते हैं। 1949 में जब ये अरब इजराइल वॉर ओवर होती है तो यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो एरिया पैलेस्टीन का होना चाहिए था वो सारे एरियाज को इजराइल जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। जो गाजा स्ट्रिप का पूरा एरिया है वो इजिप्ट के पास चला जाता है, और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो जॉर्डन के पास चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैलेस्टीनियन लोगों के पास अब कोई भी जगह नहीं बची थी एंड अपना घर छोड़कर बाकी कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में रिफ्यूजी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है 1948 का पैलेस्टीनियन एक्सोडस।
इसके बाद 1967 में वापस से सेकेंड अरब इजराइल वॉर होती है और ये वॉर जो होती है 6 दिन तक चलती है और 6 दिन बाद जो इजराइल होता है वो इस वॉर को बहुत इजीली जीत जाता है। एंड इस बार इजराइल के हाथ में गाजा स्ट्रिप का पूरा एरिया, वेस्ट बैंक का पूरा एरिया और इजिप्ट का जो बड़ा सा पेनिनसुला था, ये सब का सब जो है वो इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग थे वो अभी भी अपने लिए एक नई कंट्री चाहते थे। इसी एम को देखते हुए बनाया जाता है PLO, डेट इज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो PLO बनी थी, इनका पहले जो मेन एम था वो ये था कि आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू, मतलब कि हथियारों को यूज करके पैलेस्टीनियन लोगों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। और इनका जो एम था वो ये था कि इजराइल नाम का कोई भी देश एग्जिस्ट ही ना करे। इसी वजह से यूएसए और इजराइल ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन ये मेनली देखने का पर्सपेक्टिव था, किसी कंट्री के लिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वहीं पे पैलेस्टीनियन लोगों के लिए एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी थी। 1974 में जो PLO है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो रिकॉग्निशन दे देती है कि ये जो PLO है ये पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। 1979 में इजराइल और इजिप्ट की आपस में काफी ज्यादा पीसफुल टॉक्स होती हैं एंड इजिप्ट जो है वो पहला अरब देश बनता है जो इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है। अब इस पीस टॉक के बाद इजराइल ने जो इजिप्ट का पेनिनसुला ऑक्यूपाई किया था वो पूरा एरिया जो होता है इजराइल इजिप्ट को वापस कर देता है। एंड इस चीज के लिए जो PM होते हैं इजराइल के और जो इजिप्ट के PM होते हैं, दोनों को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ट्रीटी के 2 साल बाद ही, मतलब इस पीस ट्रीटी के 2 साल बाद ही 1981 में इजिप्ट के जो PM होते हैं उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। इजिप्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इजराइल के साथ, इजराइल जैसी कंट्री के साथ आपने कैसे एक पीस ट्रीटी को साइन कर लिया है। इसी रीजन से इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। 1967 से 1980 तक इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक के एरिया पे और गाजा स्ट्रिप के एरिया को ऑक्यूपाई करके रखता है। अब 1960s से 1980s के टाइम पे जो इजराइल होता है 10 साल से ज्यादा हो चुके थे और गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक का एरिया था वो अभी भी इजराइल के ऑक्यूपेशन में था। इजराइल ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था। इस टाइम पे इजराइल में रहने वाले जो लोग थे वो वेस्ट बैंक के आसपास अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश कर रहे थे, सेटल हो रहे थे वेस्ट बैंक के एरिया में। जब ये सारी चीजें जो सेटलमेंट चल रही थी लोगों की वहां पे वेस्ट बैंक के एरिया में, वो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती है, तो वो ये जो लोग थे इजराइल के वो वहां पे परमानेंटली ही रहने लगे थे। एंड इनफैक्ट इजराइल की जो गवर्नमेंट थी वो भी इन लोगों को सपोर्ट कर रही थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इस सेटलमेंट को, मतलब जो भी वेस्ट बैंक के आसपास इजराइल के लोगों ने करी, इस पूरे ऑक्यूपेशन को, पूरे सेटलमेंट को वो इलीगल मानती है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट जा रहे हैं। पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो इनको कॉलोनाइजर्स मानते हैं। इसका मतलब ये है कि पैलेस्टीनियन का ये कहना है कि जो इजराइल है वो हमारी लैंड पे ऑक्यूपेशन कर रहा है। 1992 में इजराइल के प्रधानमंत्री बनते हैं यित्जक रबीन। ये जो होते हैं ये PLO को रिकॉग्निशन देते हैं एंड कहते हैं कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड कर रही है अपना खुद का देश, मतलब पैलेस्टीनियंस के लिए अपना खुद का देश, एंड हमें इनका देश इनको दे देना चाहिए। यहाँ पे जो इजराइल है उसने PLO को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी है एंड बदले में जो PLO होता है वो भी इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ पे होते हैं प्रधानमंत्री इजराइल के और जो PLO थे उनके लीडर्स के बीच में ऑस्लो अकॉर्ड, और ये पहली बार होता है जब इजराइल और जो PLO हैं वो आपस में बातचीत करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि कैसे देश का बंटवारा हो सकता है एंड कैसे पैलेस्टीनियन देश को बनाया जा सकता है पीसफुली। एज अ रिजल्ट पहली बार 1994 में पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है और इसका नाम दिया जाता है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक ये सारी चीजें होती है, वेस्ट बैंक के एरिया में जो इजरायली लोग होते हैं वो अपना काफी ज्यादा परमानेंट स्टैब्लिशमेंट कर चुके होते हैं, वो परमानेंटली उस एरिया में स्टैब्लिश हो चुके होते हैं, वो रह रहे होते हैं। तो इसी बीच में यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग होते हैं
वो भी इस वेस्ट बैंक के एरिया में कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज में टुकड़ों में यहाँ पे रहने लगते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए वेस्ट बैंक का जो एरिया होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए जो था वो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। पार्ट बी जो था वो ऐसा एरिया था जिसपे इजराइल की गवर्नमेंट और पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल होगा। और पार्ट सी ऐसा एरिया था जिसपे सिर्फ इजराइल का कंट्रोल होगा, इजराइल की गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। रियलिटी में पैलेस्टीन को 1994 में गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक के एरियाज में सिर्फ कुछ कुछ टुकड़े दिए जाते हैं जहां पे ये अपना देश बना सकते थे। इस टाइम तक जो इजराइल और पैलेस्टीन थे ये काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए, इनके बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स थे। एंड इसी रीजन की वजह से 1994 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट थे यासीर अराफत और जो पीएम थे इजराइल के यित्जक रबीन, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है पीसफुल सॉल्यूशंस निकालने के लिए। लेकिन ये जितनी भी पीस ट्रीटीज करवाई गई पैलेस्टीन के बीच में और इजराइल के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, इन सारी ट्रीटीज का सत्यानाश हो जाता है क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे इजराइल के, जो ज्यूज एक्सट्रीमिस्ट लोग थे इजराइल में रहने वाले, वो पीएम को असैसिनेट कर देते हैं, ये कहकर कि किस तरीके से आप किस बेसिस पे पैलेस्टीन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। पैलेस्टीन एक तरीके से कम्युनिटी है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल ही नहीं है इजराइल के लोगों का। और इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से हालात जो है वो बिगड़ते चले गए। इसी इंसिडेंट के 5 से 6 साल पहले जो पैलेस्टीन के जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक लोग थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था हमास नाम का। ये जो हमास के लोग थे ये मानते थे कि जो पीएलओ है ये कुछ ज्यादा ही सेक्युलर है एंड ये इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में मतलब जो हमास है वो इजराइल को उसके नक्शे से, पूरे वर्ल्ड के नक्शे से ही मिटा देना चाहता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब 1994 में पीस ट्रीटी साइन हुई थी पैलेस्टीन के पीएलओ और इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ, तो यहाँ पे इजराइल में जो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज लोग थे उनको पीएम का ये एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड सिमिलरली पैलेस्टीन के जो लोग थे, मतलब कि जो पैलेस्टीन के जो हमास ग्रुप है, इनको पीएलओ का ये एक्शन बिल्कुल नहीं पसंद आया कि इजराइल के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हो। हमास ग्रुप जो है वो 1996 में पैलेस्टीन का जो इलेक्शन होता है उसको बॉयकॉट करता है एंड बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग्स भी करवाता है इजराइल में। और इसी वजह से दोनों साइड में, इजराइल में भी और पैलेस्टीन में भी, दो एक्सट्रीमिस्ट विंग्स हैं वो राइज होने लगे, पोलराइजेशन बढ़ता चला गया। दोनों तरफ के जो लोग थे वो एक दूसरे को काफी ज्यादा नफरत से देखने लगे। नफरत पहले भी थी और इन सारी चीजों की वजह से ये जो नफरत थी और भी ज्यादा बढ़ गई। 2002 के बाद काफी ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिले दोनों साइड पे, जहां पे कितने सारे लोगों की डेथ हुई। अब इजराइल को पैलेस्टीन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है एंड पैलेस्टीन को इजराइल पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। इजराइल ने उन एरियाज के अराउंड वॉल्स बिल्ड कर दी हैं बहुत बड़ी बड़ी, जहां पे भी सेटलमेंट इजराइल के लोगों ने बनाया था वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी इजराइल ने डिप्लॉय करके रखे उन सारे सेटलमेंट के पास में जो भी वेस्ट बैंक के तरफ इजरायली लोगों ने बनाया था। पैलेस्टीनियन लोगों का वेस्ट बैंक में रहना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। 2006 में हमास इलेक्शन लड़ते हैं एंड हमास जो है वो जीत भी जाते हैं। इसके बाद 2007 में जो दो मेन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पैलेस्टीन की, हमास एंड फतेह, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी राइज हो जाती है। 2007 में इसी सिविल वॉर को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ गाजा एंड पूरा जो पैलेस्टीनियन देश है ये पूरा का पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है उसको हमास कंट्रोल करता है और जो यहाँ पे वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसको फतेह और पीएलओ कंट्रोल करते हैं, जो कि काफी ज्यादा नॉन वायलेंट गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट की तरह ही, प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह ही रूल करते हैं वेस्ट बैंक वाले एरिया में। लेकिन गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में हमास का जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से टेररिस्ट की तरह बन चुके हैं, जो कि उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई करके रखे हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इजराइल ने भी वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है उसको काफी लंबे टाइम तक ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था एंड इस वजह से क्लैशेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो ये मानते हैं कि पूरा का पूरा वेस्ट बैंक वाला एरिया, पूरा का पूरा जेरूसलेम जो है
वो हमें इजराइल में चाहिए, वहीं की पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो इजराइल को ही नक्शे से ही मिटा देना चाहते हैं। तो एक्चुअली में इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्रॉब्लम का, इस सारी बॉर्डर इश्यूज का एक परफेक्ट और एक पूरा प्रॉपर प्लान्ड सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।